भगवान बुद्ध के द्वारा आनापान सती योग मनुष्य जाति के लिए एक अनुपम दान, ये आज भी समकालीन है। विपश्यना आनापान सती में थोड़ा सा अंतर है। होश सजगता दोनों ध्यान में जो है अनिवार्य रूप से जुड़ा है। विपश्यना में श्वास के लय के साथ हम छेड़छाड़ नहीं करते हैं। उसका जो प्राकृतिक लय है जैसा भी है उसके प्रति हम अवेयर हो जाते हैं, सजग हो जाते हैं। लेकिन आनापान सती ध्यान में श्वास के लय के साथ थोड़ा छेड़छाड़ करते हैं। इसमें श्वास छोड़ते हैं थोड़ा तेज गहरा और गहरा श्वास लेते हैं, क्योंकि हमारा व्यक्तित्व में जो कोई भी अंतर है वह सारा अंतर कार्बन और ऑक्सीजन का है। हमारे व्यक्तित्व का जो अनुपात है, कोई कम बुद्धिमान है, कोई ज़्यादा बुद्धिमान है, किसी का आईक्यू लेवल बहुत है, किसी का आईक्यू लेवल कम है, कोई अधिक तेज है, कोई मंद बुद्धि है। ये जो हमारा व्यक्तित्व में अंतर है वो ऑक्सीजन और कार्बन के साथ हमारा व्यक्तित्व जो है सो सोता है, स्लीप में जाता है, मूर्छक और सघन हो जाता है। ऑक्सीजन के साथ अधिक प्राणवायु के साथ हमारा व्यक्तित्व में अधिक जागरण, अधिक कॉन्शस और अधिक से अधिक चेतनागत रूप से हम स्वयं के केंद्र में प्रतिष्ठित होते चले जाते हैं। तो योग ने ये बात को जान लिया कि मनुष्य के व्यक्तित्व में जो गहरा अंतर है सो कार्बन और ऑक्सीजन का है। अगर हम इसके अनुपात को बदलते हैं तो हमारा व्यक्तित्व में एक आमूल रूपांतरण होता है। योग ने हजारों प्रयोग करके ये उपाय खोजा, अगर व्यक्तित्व में कार्बन की मात्रा को घटा दिया जाए, ऑक्सीजन को अधिक भर दिया जाए, शरीर में ज़्यादा प्राण शक्ति भर दिया जाए, शरीर का जो विद्युत इलेक्ट्रिसिटी है, प्राणवायु है, वह अधिक रूप में जो है सो प्रवाह होने लगे, हम ध्यान में जो है सहज रूप से गति कर सकते हैं। ध्यान में गति नहीं करते हैं, वो हमारे व्यक्तित्व में जो है सो कार्बन ज़्यादा है और कार्बन जो है सो उसका काम ही है सुलाना, उसका काम ही है चेतना को कम करना और पदार्थ का बोध ज़्यादा होना। अभी हमारा जो शरीर के अलावा हमें अपने आप को और कोई अस्तित्व नहीं दिखाई देता है। इसका मतलब है हमारे व्यक्तित्व में कार्बन ज़्यादा है। जब हम हाइपर ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन को फेंकते हैं, हाइपर ऑक्सीजन लेते हैं, तो हमारे शरीर में अधिक प्राणवायु और अधिक विद्युत का प्रवाह होने लगता है। अब हम ध्यान में सहज प्रवेश कर सकते हैं। तो आनापान सती में हमें करना क्या है कि सांस जो हम छोड़ते हैं वो छोड़ने पर थोड़ा तेज और गहरा कर दें। इतना तेज और गहरा जिससे आपके व्यक्तित्व में किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर महसूस नहीं होता। जितना सहज रूप से, जितना क्रमबद्ध रूप से आपसे हो सके उतना जो है सो गहरा श्वास छोड़िए और गहरा श्वास लीजिए। सुबह जब आप जागे नींद से तभी उसी समय से श्वास जो है सो गहरा छोड़े, गहरा ले, छोड़े गहरा, गहरा ले। जब आपको दिन भर में 24 घंटा में स्मरण हो जाएगा तो आप अधिक से अधिक प्राणवायु से अपने को भरते चले जाएंगे। और इस श्वास के प्रति अवेयरनेस भी होना है, इसके प्रति सजगता भी रखना है, इसके प्रति होशपूर्ण भी होना है। श्वास जब हम छोड़ते हैं तो श्वास जब नासापुटों को छोड़कर बाहर जा रहा है तो उसके प्रति जो है सो हम सजग हैं। जब श्वास नासापुटों को छूकर भीतर जा रहा है तो उसके भी प्रति हम सजग हैं। जब हमारे शरीर में अधिक प्राणवायु जाएगा तो हमारा जो भौतिक शरीर का बोध जो है सो कम होने लगेगा और हमारा प्राण शरीर का जो बोध है वह हमारे भीतर बढ़ने लगेगा। जब हमारे व्यक्तित्व में प्राण शरीर का बोध अधिक होने लगेगा तो उसके साथ हमारे व्यक्तित्व में बहुत सारे सुप्त केंद्र है वो सब सक्रिय होने लगेगा और हम चेतना के एक न्यू डायमेंशन में, एक नए आयाम में प्रवेश करेंगे। तो इसके प्रति हम जो है सो जितनी सजगता के साथ, जितना अवेयरनेस, जितना होश रख सकें, लगातार सजगता रखने के कारण हमारे व्यक्तित्व में धीरे धीरे एक सूक्ष्म ऊर्जा का निर्माण होता है। उस सूक्ष्म ऊर्जा एक नया केंद्र को तलाश करता है, उस केंद्र पर वो सूक्ष्म ऊर्जा जो है संग्रहित होना शुरू हो जाता है
और हमारे भीतर एक क्रिस्टलाइजेशन घटता है, एक केंद्रीकरण घटता है। जब मेरा स्व का अस्तित्व होता है, फिर निज का अस्तित्व होता है। अभी मुझे होश है, घर का होश है, इस शरीर का होश है, विचार के प्रति अवेयरनेस है, भावना के प्रति अवेयरनेस है, संबंधों के प्रति अवेयरनेस है, कहाँ क्या होता है उसके प्रति अवेयरनेस है। लेकिन स्वयं सेल्फ का होश नहीं है, स्व का होश नहीं है। मैं कहाँ से हूँ, मेरा यात्रा पथ क्या है, मेरा गति क्या है, मेरा लक्ष्य और आगे क्या है, मुझे कुछ पता नहीं है। मैं एक ऐसा राही हूँ जो बिना लक्ष्य के जो है सो इधर उधर डोलता चला जा रहा। लेकिन अभी भी मैं उसी उद्गम स्रोत से जुड़ा हूँ, लेकिन अचेतन रूप से जुड़ा हुआ। क्योंकि अगर उससे मैं जुड़ा नहीं होता तो कौन इस शरीर को रचना करता, कौन मेरे भीतर श्वास को लेता, कौन मेरे आंखों के भीतर से वो देखता। निश्चित ही वही परमात्मा, वही आत्मा जो आप कहें वही झांक रहा है, लेकिन मुझे उसका बोध नहीं। जब हम श्वास के प्रति धीरे धीरे सजग होते हैं तो हमारे भीतर एक केंद्र का निर्माण होने लगता है, और पहले बार मैं उस स्रोत को जानता हूं जो मेरा उद्गम का स्रोत है, जहां से ये चेतना का धारा निकला है। तो आनापानसति में 45 मिनट तक आप बिल्कुल रीढ़ सीधा करके जो भी आसन आपके लिए उपयुक्त हो, जो सहज हो, उस आसन में आप बैठ जाए। श्वास इसमें जो है थोड़ा गहरा छोड़ें और धीरे धीरे श्वास को पूरी गहराई से अपने भीतर ग्रहण करें, और इसके आने जाने के पथ के प्रति आप सजग रहें। आनापानसति में आप 45 मिनट तक सहज आसन में जो आपके लिए उपयुक्त हो, जो आपके लिए सरल हो, जो आपके लिए आरामदेह मुद्रा प्रदान कर सके, उस आसन में आप बैठ जाएं और रीढ़ बिल्कुल सीधे हो। आसपास जो भी आवाज आ रहा है, पक्षी का आ रहा है, बच्चे आवाजें कर रहा है, सड़क से गाड़ी गुजर रहा है, उस सारे आवाज के प्रति आप नॉन रेजिस्टेंस हो जाएं, सब स्वीकार के भाव से भर जाए। कोई विरोध नहीं, कोई अलकूक रहा है तो सुन रहे हैं, बच्चे का आवाज आ रहा है तो सुन रहे हैं, कोई रिएक्शन नहीं करें। जब हम किसी विचार के साथ, किसी आवाज के साथ रिएक्शन करने लगते हैं, हम चाहते हैं कि मैं ध्यान कर रहा हूं, अभी ये बच्चे क्यों आवाज करने लगे, पत्नी जोर से क्यों बोलने लगे, गाड़ी का आवाज मुझे डिस्टर्ब करता है। जब ऐसा मैं भाव करता हूं, यही भाव बंधन हो जाता है, मैं ध्यान में प्रवेश नहीं कर सकता। तो ध्यान में पहला जो है सो होना चाहिए बेस सर्व स्वीकार के भाव, जो भी होता है उसके प्रति अवेयर हो और सर्व स्वीकार रखे, और श्वास के जो आने जाने का पथ है उस पथ के प्रति सजग रहे, होश से भर जाए। श्वास गहरा छोड़े और गहरा ले। फिर अंतिम 15 मिनट है वो आप लेट गो में चले जाएं, और श्वास के प्रति जो है आपका सजगता जारी रहेगा, उसके प्रति आप बोधपूर्ण रहे। ये आनापानसति 4 स्टेज में किया जा सकता है। पहला है देह सति योग। देहिक जो भी क्रिया है, उठना, बैठना, खाना, चलना, फिरना, स्नान करना, इन सारे क्रियाओं के प्रति जो है सो आप सजग हो जाएं, होशपूर्ण हो जाएं। दूसरा है विचार सति योग। मन में जो लगातार विचारों को शोरगुल है, चल रहा है, उदासी का, प्रसन्नता का, क्रोध का, लोभ का, द्वंद्व का, जो भी विचार वहाँ पर चल रहा है, मात्र उसके प्रति जो है जस्ट अवेयरनेस, उसके प्रति तटस्थ भाव से उसको देखें। जैसे तटस्थ भाव से कोई आप मूवी देख रहे हैं, कोई निर्णय नहीं ले रहे हैं कि हीरो जीत जाए और विलेन हार जाए, कोई निर्णय नहीं ले रहे हैं ये आदमी बच जाए और इसका पिटाई हो जाए। तटस्थ भाव से जो आपकी चित्त दशा में जो भी विचार चल रहा है उसके प्रति जो है सजग रहे। तीसरा है भाव सति योग। मन में जो भी उदासी का, प्रसन्नता का, दुख का जो भी भावना गुजर रहा है चित्त से, उसके प्रति सजग हो जाए, उसके प्रति तटस्थ भाव से अपना आइडेंटिफाइड जो आप किए हुए हैं अपनी भावनाओं के साथ, उससे अपना आइडेंटिफाइड हम तोड़ देंगे और उसके प्रति तटस्थ भाव से देखते रहें।
अप्रभावित। चौथा है शून्य सती योग। अब जब विचार भी विदा हो गया है, अब मन में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो अब जो शून्यता घटा है उसके प्रति भी जागरूकता रखना पड़ेगा, उसके प्रति भी होश रखना पड़ेगा, उस शून्यता को देखें, सजग रहें उसके प्रति। ये 4 चरण में जो है आनापानसती किया जा सकता है। दिन से आपको जब जहाँ जैसा मौका मिले, अगर हम सजगता का प्रयोग चारों तल पर कर रहे हैं तो परिणाम जो है बहुत तीव्रगामी हो जाएगा। नहीं तो आपको जो पसंद हो, आप विचार के तल पर चाहते हैं या शारीरिक गतिविधियों के तल पर चाहते हैं या भावना के तल पर चाहते हैं, जो भी आपको उपयुक्त लगे उसके साथ हम अपनी सजगता को जोड़ दें, परिणाम वही होगा। लेकिन सबसे सरल है जो कि आप अपने श्वास के प्रति जो है सजग हो जाए। वो जो श्वास आप ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, ये जो श्वास का आने जाने का पथ है, इसके प्रति हम होशपूर्ण हो जाएं, सजग हो जाएं और धीरे धीरे हम शांति को उपलब्ध होते चले जाते हैं और अपने केंद्र में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। वास्तव में आनापानसती योग पर काम करके ही साधक विपश्यना पर कर सकता है। हमारा जो नेचुरल ब्रीदिंग है सो हम नेचुरल ब्रीदिंग में नहीं है। हमारे अंदर बहुत सारा संस्कार है, बहुत सारे कल्ट है, हमारे अंदर बहुत सारी दमित आवेग है, जिसके कारण हमारे भीतर वो नेचुरल ब्रीदिंग जो है सो नहीं चल रहा है। तो पहले जो है सो हमें अपनी आर्टिफिशियल ब्रीदिंग को तोड़ देना है। हमारे भीतर जो संस्कार है वो हमारे भीतर गहरे में जो हमारे भीतर गहरा में जो हमारे सुखी रेखा बन गया है, हमारे कर्मों का संस्कार बन गया है, उसको हम तोड़ दें। तो तोड़ेंगे कैसे? तो जब हम अपनी कोई मूल वृत्ति के साथ छेड़छाड़ करेंगे, जैसे हमारे चित्त में श्वास का आदत जन्म के साथ शुरू हो जाता है। जब इसके साथ हम छेड़छाड़ करते हैं तो हमारा चित्त एक अराजक स्थिति में आ जाता है और उसका भीतर जो इम्पल्स है संस्कारों का, वह सब जो है धीरे धीरे जो है बिखेरना शुरू हो जाता है। यह हमारे शरीर में भोजन का भी केंद्र बहुत गहरा है। आदमी जब जन्म लेता है तब से लेकर अंतिम समय तक, जब तक मृत्यु को उपलब्ध नहीं हुआ है, तब तक लगातार भोजन करता चला जाता है। तो हम भोजन के वृत्ति के साथ भी छेड़छाड़ करेंगे तो हमारे भीतर जो है से एक अराजक स्थिति पैदा हो जाता है और उसमें जो हमारे भीतर चित्त पर संस्कार के जो इम्पल्स हैं वह सब जो है सो नष्ट होने लगता है। और हमारे भीतर जो आर्टिफिशियल आदत का निर्माण हो गया है, आर्टिफिशियल जो हमारा ब्रीदिंग है, इस आर्टिफिशियल ब्रीदिंग से हम पुनः नेचुरल ब्रीदिंग को कैसे उपलब्ध हो जाए, इसके लिए कुछ शरीर के मूलभूत केंद्रों के साथ हमें छेड़छाड़ करना पड़ेगा। तो या हम काम के केंद्रों के साथ छेड़छाड़ करेंगे, या हम भोजन के केंद्रों के साथ छेड़छाड़ करेंगे, और या हम श्वास के केंद्रों के साथ छेड़छाड़ करेंगे। क्योंकि श्वास जो है सो जीवन का सर्वाधिक गहरा केंद्र है। श्वास वह बिंदु है जो शरीर और आत्मा को जोड़ा है। जब तक श्वास है तब तक जीवन है, श्वास गया जीवन चला गया। जब हम श्वास के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो हमारे भीतर बहुत सारे संस्कार हैं जो लाखों लाखों वर्षों से एकत्रित किए हुए हैं, उसका पैटर्न जो है सो टूटना शुरू हो जाता है और हम नेचुरल ब्रीदिंग को उपलब्ध हो जाते हैं। जब श्वास छोड़ते हैं तो पेट नीचा गिरता है, अब जब श्वास लेते हैं तो पेट ऊपर जाता है। लेकिन आर्टिफिशियल ब्रीदिंग जो होगा उसमें पेट श्वास के साथ ऊपर नीचा जो है सो आता जाता महसूस नहीं होगा, छाती जो है सो ऊपर नीचा हिलता हुआ महसूस होगा। तो नेचुरल ब्रीदिंग जो है सो पेट से श्वास लेना। नेवल सेंटर जो है वह बिंदु है जहाँ शरीर और आत्मा दोनों का मिलन बिंदु है। जहाँ श्वास जाता है नेवल सेंटर को स्पर्श करता है, फिर बाहर निकलता है। प्राण से भरा हुआ श्वास फिर अंदर जाता है, नेवल सेंटर को स्पर्श करता है, फिर रिक्त प्राणहीन श्वास बाहर निकलता है। तो हम इसके प्रति जितना होश को, सजगता को धीरे धीरे उपलब्ध होते चले जाते हैं, इसके प्रति जितना हम सजग होते चले जाते हैं अपने श्वास के प्रति, धीरे धीरे हमारे भीतर एक केंद्रीकरण घटता है। हम अपने मूल उद्गम से, मूल स्रोत से जुड़ जाते हैं, जहाँ से मेरा उद्गम का बिंदु था, जहाँ से कभी अरबों खरबों वर्षों में मेरा प्रारंभ हुआ होगा। मैं अपने घर वापस फिर पुनः पहुँच गया।
तो ये इतना आसान और सरल ध्यान है जो कोई भी कर सकता है, किसी के लिए भी ये उपयुक्त हो सकता है। क्योंकि ध्यान की जो और सारी विधियां हैं उसमें बहुत सारा जो है सो कठिनाई है, उसका मार्ग कठोर है। बहुत सारा आसन, यम नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, लेकिन बुद्ध का जो ये मार्ग है इतना सरल और आसान है। जब इस पर आप काम करेंगे तब आपको पता चलेगा कि मेरा व्यक्तित्व में एक आमूल रूपांतरण, एक नया डायमेंशन, एक नया आयाम खुला है और जिस पर आदमी अपना यात्रा पथ शुरू करता है।